स्टार प्लस शो झनक में गांव में सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी। चारों ओर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। इसी बीच झनक की बेटी, जिसे अब सभी नूतन के नाम से जानते हैं, अपने स्कूल का रिजल्ट लेकर घर लौट रही थी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है जब यह पता चलता है कि नूतन अपने स्कूल में सबसे अव्वल आई है। गांव के लोग और परिवार वाले सभी झनक को बधाई देने आते हैं। मेला सा माहौल बन जाता है। बुआ और कनका झनक से पूछती हैं कि अब आगे क्या करने का सोच रही हो, लेकिन इसी बीच एक अनोखी घटना घटती है जो कहानी को एक नया मोड़ देती है। नूतन जब मेला देखकर घर की ओर लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक अजनबी से हो जाती है जिसका नाम ऋषि है। इस टक्कर के कारण झनक के हाथ से सारा खाना गिर जाता है और जमीन पर बर्बाद हो जाता है। झनक को बहुत गुस्सा आता है और वह ऋषि को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से सारा खाना खराब हो गया और अब तुम उल्टा हमें ही दोष दे रहे हो। ऋषि भी गुस्से में बोलता है, तुम्हें दिखता नहीं क्या? दोनों गिरा दिए और अब चिल्ला भी रही हो। गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों से पूछते हैं कि क्या हुआ। ऋषि के हाथ में कैमरा देखकर कुछ गांव वाले उससे अपनी तस्वीरें लेने के लिए कहते हैं। वह फोटो खींचने लगता है और उसी दौरान वह अनजाने में झनक की भी तस्वीर खींच लेता है। इसी दौरान गांव की दूसरी तरफ रानी नूतन को आकर बताती है कि पराशर गांव में वापस आ चुका है और वह इस बार त्योहार यही गांव में मनाएगा। रानी आगे कहती है, तुम जानती हो न कि पराशर तुम्हें कितना चाहता था। तुमने उस शहर वाले बाबू से दिल लगा लिया जिसने तुम्हें धोखा दिया और कभी पलटकर नहीं देखा। नूतन दर्द भरी आवाज में जवाब देती है, अगर उसे पता होता कि उसकी बेटी है तो वह जरूर आता। लेकिन अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। कुछ समय बाद गांव की लड़कियां नदी किनारे नहाने के लिए जाती हैं। नूतन को वहीं ऋषि फिर से दिखता है। वह अपनी मां झनक से कहती है, यही है वो जिसने सारा खाना गिरा दिया था। अब देखो मैं इससे कैसे बदला लेती हूँ। वह ऋषि की गाड़ी के टायर से हवा निकाल देती है। यह छोटी सी हरकत बड़ी बात बन जाती है क्योंकि आगे चलकर यही ऋषि असल में एक पुलिस अधिकारी निकलता है जो भेष बदलकर गांव में आया है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि ऋषि पराशर को पकड़ लेता है। वह पराशर पर बंदूक तानते हुए कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुमने अपनी पहचान छिपाई है और किसी मिशन पर हो। पराशर भी जवाब में ऋषि पर बंदूक तान देता है। दोनों के बीच एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है, लेकिन गांव वाले अब भी इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। 20 साल के लीड के बाद अब कहानी एक नई दिशा में जा रही है। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी मोन अब बड़ी हो चुकी है और उसका नाम बदलकर आदित्य रख दिया गया है। आदित्य अब एक आधुनिक लड़की बन चुकी है, लेकिन अपने अतीत की कुछ झलकियों से अभी भी जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर झनक और अनिरुद्ध की बेटी, जिसे सभी अब नूतन के नाम से जानते हैं, वह भी जवान हो चुकी है और गांव में ही पली बढ़ी है। नूतन की मासूमियत, समझदारी और आत्मसम्मान अब गांव भर में चर्चित है। एक दिन आदित्य गांव लौटती है, जहां उसे अपने बचपन की यादें वापस आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने जीवन के कुछ सुनहरे साल इसी गांव में बिताए थे और नूतन से उसे हमेशा से एक खास लगाव रहा है। आदित्य नूतन से कहती है, चलो शहर वापस चलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। इस गांव से अब बहुत कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन नूतन उसकी बात को सिरे से खारिज कर देती है। नूतन साफ शब्दों में कहती है, अनिरुद्ध ने कभी मुझे अपनी बेटी के रूप में नहीं स्वीकारा और आज भी वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को फिर से उसी अस्वीकृति और तिरस्कार का सामना करना पड़े। मैं अब कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे अकेले उस शहर में नहीं भेज सकती जहां उसने अपने पिता से केवल दर्द और दूरी पाई है। नूतन की बातों को सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाती है कि नूतन ने अपने जीवन में कितना कुछ सहा है और अब अपनी बेटी के लिए वही सब दोहराना नहीं चाहती। आदित्य अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह नूतन के निर्णय का सम्मान करती है।
कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान को प्रभावित करने लगी हैं। आदित्य की वापसी के साथ ही कई दबी हुई सच्चाइयां सामने आने वाली हैं और गांव की वो शांति जो अब तक बनी हुई थी, अब टूटने की कगार पर है। नूतन और झनक की जिंदगी में एक बार फिर हलचल मचने वाली है और इस बार सवाल सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि पहचान, अधिकार और न्याय का होगा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और जैसे ही वह झनक को गले लगाती है, उसका मन भीतर से टूटकर बिखर जाता है। वह किसी माँ की तरह उसे थामे रहती है, मानो वर्षों का दर्द, बिछोह और पश्चाताप एक ही पल में बाहर आ गया हो। दूसरी ओर ऋषि, जो अदिति का प्रेमी है और मून की सच्चाई से अब तक अनजान, पराशर को ढूंढता फिर रहा था। गांव की गलियों में उसका चेहरा बेचैनी से घूमता रहता है, हर मोड़ पर उम्मीद की तलाश में। इस बीच उसका सामना नूतन और झनक से भी होता है, मगर उसे यह खबर तक नहीं होती कि ये वही लोग हैं जो मून की असलियत से जुड़े हैं। ऋषि के मन में एक बेचैनी होती है, वह जानना चाहता है कि आखिर अदिति यानी मून अपनी असल पहचान क्यों छुपा रही है। इधर झनक के पास मून की एक बचपन की तस्वीर होती है, जिसे ऋषि देखता है और दंग रह जाता है। वह उस तस्वीर को गौर से देखता है और पहचान जाता है, यही तो वही बच्ची है जिसे उसने आज अदिति के रूप में जाना और चाहा है। यह दृश्य उसके भीतर एक तूफान पैदा कर देता है और दोनों को एक पल में एहसास होता है कि वे किसी अनजाने धागे से वर्षों से जुड़े रहे हैं। नूतन को भी अपनी उस बेटी की याद सताने लगती है जिसे उसने यशोदा की तरह पाला था, मून। वह उसे अपने दिल से कभी अलग नहीं कर पाई और अब जब वह दूर है, उस दूरी का दर्द उसे अंदर से कचोटने लगा है। उसके पास मून की एक पुरानी फोटो होती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में नमी और दिल में तड़प भर जाती है। वह उस तस्वीर को सीने से लगाकर बैठ जाती है, जैसे उसमें मून की खुशबू अब भी महक रही हो। कहानी में यहीं पर एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आता है। अर्शी, जो अब अदिति के नाम से मून को चाहता है, गांव में मौजूद होता है। उसकी नजर नूतन के पास रखी उसी तस्वीर पर पड़ती है और वह एकदम ठिठक जाता है। यह वही मून है जिसे उसने जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता समझा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मून का इस गांव और इन लोगों से क्या रिश्ता है? क्यों उसने कभी भी अर्शी को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया? एक पुलिस अफसर होने के नाते अर्शी, जिसे यहाँ ऋषि कहा गया है, यह ठान लेता है कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। वह यह जानना चाहता है कि आखिर अनिरुद्ध और झनक के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक माँ अपनी बेटी से दूर हो गई और एक बेटी अपनी असल पहचान खो बैठी। अगर उसे यह सच पता चलता है कि अदिति दरअसल झनक और अनिरुद्ध की ही बेटी है, तो फिर क्या वह अपने रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगा? अगर अदिति को यह सच मालूम होता है, तो क्या वह अपने माँ बाप को स्वीकार कर पाएगी या फिर यह खुलासा उसकी जिंदगी के सारे रिश्तों को तोड़ देगा? उधर जब अदिति को यह पता चलता है कि नूतन और अर्शी की शादी तय हो चुकी है, तो वह भीतर से हिल जाती है। वहीं दूसरी ओर अर्शी बोस हाउस से निकलने की तैयारी कर रही होती है। मून को ले जाने की बात पर हामी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्शी साफ कहती है कि वह अपनी बेटी को दोगले लोगों के बीच नहीं छोड़ सकती। वह मून को लेकर वहां से निकल जाती है। उधर झनक और अनिरुद्ध के बीच एक भावनात्मक बातचीत चल रही होती है, तभी पराशर अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। थामू सबको बताता है कि पराशर गांव छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनते ही पूरे गांव में एक अजीब सी उदासी फैल जाती है। झनक, जो इस फैसले से आहत होती है, उससे पूछती है कि वह गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पराशर जवाब देता है कि उसे अपने गांव और परिवार के लिए यह कदम उठाना ही होगा। पंडित पराशर से कहता है कि वह चाहता है कि सब लोग उसके घर आएं। जैसे ही पराशर वहां से रवाना होता है, झनक उसे रोक लेती है। वह चाहती है कि पराशर अपनी जिंदगी को फिर से संवार ले। वह कहती है कि वह उसका ध्यान रखे और शादी कर ले। पराशर उसकी बातों से भावुक हो जाता है, लेकिन खुद को सख्त बनाए रखता है। वह कहता है, अब तुम्हारा पति आ गया है, तुम उसके पास जाओ। झनक भावुक होकर कहती है कि आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं,
लेकिन आप मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। पराशर कहता है, जब तुम कल यहाँ से जाओगी तो हम पगडंडी पर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जैसे ही झनक वहां से निकलती है, वह सीधे अनिरुद्ध के पास आ जाती है। अनिरुद्ध उससे पूछता है, क्या बातें हो रही थीं? झनक जवाब देती है, मैं पराशर से कह रही थी कि वो अपना ख्याल रखे और शादी कर ले। ये पल जहां रिश्तों की उलझनों और बीते वर्षों की कड़वाहट से भरे हुए हैं, वहीं भविष्य की उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी इनमें छिपी है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जब सच सामने आएगा, तब हर कोई अपने दिल की सुन पाएगा या नहीं। रिश्ते, पहचान और मोहब्बत की इस जटिल कहानी में अब अगले मोड़ पर क्या होगा, यह जानना बाकी है।